नमस्कार दोस्तों, एनालाइजर ऐप में आपका स्वागत है। अभिनंदन स्वीकार कीजिए। चलिए दोस्तों, हम पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की प्रशासकीय प्रतिवेदन 2024-25 पे चर्चा कर रहे थे। इसी के तहत दोस्तों हम इस प्रतिवेदन के माध्यम से श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुर्बन मिशन पे चर्चा कर रहे थे। इसके तहत दोस्तों ये रुर्बन कहते किसे हैं, यह रुर्बन का तात्पर्य होता क्या है, इस पे हम चर्चा कर चुके हैं बहुत ही विस्तार से। राइट, रुर्बन मिशन का मेन पर्पस क्या है और इसके लिए दोस्तों कैसे चयन किया जाता है रुर्बन गांव का, इसके जनसंख्या का आधार क्या है, इन सभी बातों पर हम चर्चा कर चुके हैं। आज की क्लास में दोस्तों इस मिशन के लिए पैसे कहां से आते हैं, इसके लिए क्या एक फंड की गठन करना जरूरी है, क्या इसके लिए कोई फंड होता है, अर्थात इस मिशन को कंप्लीट करने के लिए या इस मिशन के क्रियान्वयन के लिए, इंप्लीमेंट करने के लिए वित्त पोषण कहां से किया जाता है, इन सभी बातों पर आज का हमारा चर्चा रहेगा जी। तो हेडिंग बनाइए, रुर्बन मिशन का वित्त पोषण। लिखिए, श्यामा प्रसाद मुखर्जी मिशन का वित्त पोषण। अब इसके कंसेप्ट को समझना है। इसका कंसेप्ट थोड़ा लॉजिकल है, थोड़ा टफ है, समझना पड़ेगा दोस्तों आपको अच्छे से, ठीक ना। और मैं समझाने ही आया हूं। तो देखिए, पहले पढ़ता हूं मैं थ्योरी यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, उसके बाद मैं फ्लो चार्ट में इसे कन्वर्ट करूंगा ताकि दोस्तों आपका एक अच्छा खासा माइंड मैप तैयार हो जाए। ठीक, देखिए पहली बात मैं पढ़ लेता हूं थ्योरी को कि क्या कहता है हमारा थ्योरी, उसके बाद मैं माइंड मैप पे बात करूंगा। देखिए, रुर्बन क्लस्टर की बात की गई है। हम देखेंगे कि रुर्बन क्लस्टर होता क्या है, हम चर्चा करेंगे। रुर्बन क्लस्टर के विकास हेतु, अब जो भी रुर्बन क्लस्टर बनाया गया है उस क्लस्टर के विकास हेतु 3 वर्षीय समेकित क्लस्टर कार्य योजना तैयार किया जाएगा। तो एक समेकित क्लस्टर कार्य योजना तैयार किया जाएगा और यह जो योजना है समेकित क्लस्टर योजना, यह 3 वर्ष का होगा, मतलब इसका अवधि 3 वर्ष का होगा, क्योंकि लिखा हुआ है 3 वर्षीय। ठीक, समेकित विकास के लिए केंद्रीय प्रायोजित, मतलब केंद्र के प्रायोजित द्वारा विभिन्न योजनाएं, मतलब केंद्र सरकार के द्वारा संचालित योजनाएं, केंद्र प्रायोजित, केंद्रीय सेक्टर, मतलब केंद्र सेक्टर के जो भी योजनाएं हैं वो, एवं राज्य शासन की विभिन्न योजनाओं के अभिसरण के माध्यम से वित्त पोषण किया जाएगा। मतलब इसके लिए अलग से पैसा का प्रावधान नहीं है। विभिन्न योजनाएं जो केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही हैं या राज्य सरकार द्वारा संचालित है, ऐसे योजनाओं से ही वित्त पोषण किया जाता है। फिर भी पैसे की कमी हो जाती है तब एक फंड का गठन किया जाता है। ठीक, पहले पढ़ लेता हूं मैं। वित्त पोषण किया जाता है विभिन्न योजनाओं से। कौन कौन योजना हो सकते हैं, तो केंद्र सरकार की योजना हो सकती है, राज्य सरकार की योजना हो सकती है, या कोई भी सेक्टर योजना हो सकती है। उन योजनाओं से पैसा लेकर दोस्तों इसके कार्य को इंप्लीमेंट किया जाता है। मतलब इस योजना के लिए, इस मिशन के लिए वित्त पोषण विभिन्न योजनाओं से होता है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा तो चलिए बताइए, श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुर्बन मिशन में वित्त पोषण कहां से किया जाता है, तो केंद्र सरकार, राज्य सरकार के विभिन्न योजनाओं से ही वित्त पोषण किया जाता है। ठीक, विभिन्न योजनाओं के माध्यम से उपलब्ध निधियों, मतलब जो भी पैसा फंड उपलब्ध है, उपलब्ध निधियों एवं समेकित क्लस्टर कार्य योजना के बीच अंतर राशि की पूर्ति हेतु भारत सरकार द्वारा आवश्यक पूरक वित्त पोषण जिसे क्रिटिकल गैप फंड कहा जाता है। तो क्रिटिकल गैप फंड जिसे CGF कहा जाता है, क्या CGF का प्रावधान किया गया है, एक CGF का प्रावधान किया गया है। मान लो दोस्तों, जो भी पैसा, मतलब इस रुर्बन मिशन के लिए पैसा विभिन्न योजनाओं से आता है, फिर भी पैसे की यदि कमी हो जाती है और पैसे की आवश्यकता है तो इसके लिए एक फंड का गठन किया गया है, प्रावधान। उस फंड का नाम है क्रिटिकल गैप फंड
इसे हिंदी में आवश्यक पूरक वित्त पोषण कहते हैं। आवश्यक पूरक वित्त पोषण कहा जाता है, जिसका वहन ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार एवं राज्य शासन द्वारा किया जाता है। अब इस फंड का वहन, इस फंड में पैसा कहां से आता है? तो इस फंड में दोस्तों भारत सरकार और छत्तीसगढ़ सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय से आता है। चाहे मैं भारत सरकार की बात करूं तो ग्रामीण विकास मंत्रालय, छत्तीसगढ़ की बात करूं तो ग्रामीण विकास मंत्रालय से पैसा इस फंड में आता है। कैसे आता है, किस अनुपात में? तो 60-40 के अनुपात में आता है। मतलब 60% केंद्र सरकार देगा, 40% राज्य सरकार देगा अनुपात में। ठीक। मैदानी तटीय क्षेत्रों के लिए पूंजीगत व्यय का 30% या 30 करोड़ तथा मरुभूमि पर्वतीय जनजातीय क्षेत्र के लिए पूंजीगत व्यय का 30% या 15 करोड़ जो भी कम हो रखी जाएगी। तो पहले इतना को हम समझ लेते हैं फ्लो चार्ट के माध्यम से, उसके बाद दोस्तों हम आगे का कंटिन्यू करेंगे। कुछ बातें मैं ब्रीफ में समझा दिया हूं जो आपको समझ में नहीं आया होगा, लेकिन थ्योरी एक बार पढ़ना जरूरी है। अब इसको मैं फ्लो चार्ट के माध्यम से समझाऊंगा ताकि अच्छे से माइंड में पिक्चर बन जाए आपका। ठीक ना, तो पिक्चर बनाते हैं। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, मैं बात करता हूं रूर्बन क्लस्टर की। किसकी बात करता हूं मैं? तो रूर्बन क्लस्टर। लिखिए, रूर्बन क्लस्टर की बात हुई है उसमें। लिखिए, रूर्बन क्लस्टर दिखाई दे रहा है, रूर्बन क्लस्टर। अब ये रूर्बन क्लस्टर क्या होता है? ऐसे गांवों का समूह, लिखिए इसके बारे में, ऐसे गांवों का समूह। रूर्बन क्लस्टर क्या होता है? तो ऐसे गांवों का समूह जो शहर जैसे विकास की ओर बढ़ रहा है, जो शहर जैसे विकास, शहर जैसे विकास की ओर बढ़ रहा है थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं जी इसको। तो गांव का एक ऐसा समूह होता है जो शहर जैसे विकास की ओर बढ़ रहा है, ऐसे गांव को एक समूह बना दिया जाता है, उसी को रूर्बन क्लस्टर कहा जाता है। अब इन गांवों के एक साथ विकास के लिए, अब एक क्लस्टर बन गया, तो इन गांवों के एक साथ विकास के लिए, लिखिए, इन गांवों के एक साथ विकास के लिए, इन गांवों के एक साथ विकास के लिए 3 साल की एक योजना बनाई जाती है। क्या? तो 3 साल की एक योजना बनाई जाती है। 3 साल की एक योजना बनाई जाती है, योजना बनाई जाती है। 3 साल की क्या बनाई जाती है जी? एक योजना बनाई जाती है। इसी योजना को समेकित क्लस्टर कार्य योजना कहते हैं। इसी योजना को दोस्तों समेकित क्लस्टर कार्य योजना कहते हैं। ठीक, ये इंपॉर्टेंट यहां तक समझ में आ गया होगा, क्योंकि उसमें लिखा हुआ है 3 वर्षीय एक समेकित क्लस्टर कार्य योजना बनाई जाती है। तो समेकित क्लस्टर कार्य योजना क्या होता है समझ में आ गया होगा आप लोगों का। ठीक है, अब दोस्तों समेकित क्लस्टर कार्य योजना, अब इस योजना को पूरा करने के लिए ना, लिखिए, इस योजना को पूरा करने के लिए, इस योजना को पूरा करने के लिए क्या किया जाता है? पैसे, वित्त पोषण अलग अलग योजनाएं से लाए जाएंगे।
इस योजना को पूरा करने के लिए जो पैसे पैसे तो चाहिए ही, जिसे मैं वित्त पोषण भी लिख सकता हूं, वित्त पोषण लिख सकते हैं ना, वित्त पोषण, पोषण अलग अलग योजनाओं से, अलग अलग योजनाओं से लाए जाएंगे, योजनाओं से लाए जाएंगे। ठीक, अब जो भी समेकित क्लस्टर कार्य योजना बना है, अलग अलग गांवों के समूह को 3 साल के लिए एक योजना बनाई गई है, जिसे समेकित क्लस्टर कार्य योजना कहते हैं। अब उस योजना के दोस्तों, इस योजना को पूरा करने के लिए जो समेकित क्लस्टर कार्य योजना तैयार हो चुका है, उस योजना को पूरा करने के लिए, ठीक है, जो पैसे हैं, साधन हैं, वित्त पोषण है, वो अलग अलग योजनाओं से लाए जाएंगे। अब अलग अलग योजनाएं क्या क्या हो सकती हैं? हो सकता है दोस्तों ये केंद्र सरकार की योजना हो, केंद्र सरकार की योजना हो, केंद्र सरकार की योजना जैसे उदाहरण के लिए लिख लीजिए प्रधानमंत्री सड़क योजना हो सकता है, यहां से पैसा लाया जा सकता है, प्रधानमंत्री सड़क योजना से, केंद्र सरकार की योजना है ये। ठीक, उसी प्रकार दोस्तों राज्य सरकार की योजनाएं, राज्य सरकार की योजनाएं, राज्य सरकार की योजनाएं जैसे लिख लीजिए मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना, ग्रामीण आवास योजना से पैसा जुटाए जाएंगे। उदाहरण के लिए लिख लीजिए राज्य सरकार की योजना क्या है, तो मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना, एक उदाहरण समझा रहा हूं मैं। ठीक, और कुछ विशेष योजनाएं भी होती है, कुछ विशेष योजनाएं भी होती है, विशेष योजनाएं केंद्र सेक्टर के, तो यहां से भी इन योजनाओं से पैसे की पूर्ति की जाती है, वित्त पोषण किया जाता है। इन योजनाओं के माध्यम से वित्त का पोषण किया जाता है, पैसे का पोषण किया जाता है। ठीक ठीक, लेकिन कई बार क्या होता है, लिखिए नीचे में नोट करके, नोट लिखिए, लेकिन कई बार, ठीक, लेकिन शब्द का प्रयोग किया हूं, कई बार इन योजनाओं से मिलने वाला पैसा, मतलब इन योजनाओं से, इन योजनाओं से मिलने वाला पैसा, मिलने वाला पैसा, मिलने वाला पैसा पूरे काम के लिए पर्याप्त नहीं होता, पूरे काम के लिए, पूरे काम के लिए पर्याप्त नहीं होता है, पर्याप्त नहीं होता। ठीक, इन योजनाओं से जो मिलने वाला पैसा है वो पर्याप्त नहीं होता है, कंप्लीट नहीं हो पाता है, तो इसके लिए आवश्यक वित्त पोषण का गठन किया जाता है। तो इसके लिए दोस्तों आवश्यक पूरक पढ़ चुके हैं, आवश्यक पूरक वित्त पोषण, वित्त पोषण जिसे क्या कहा जाता है जी, इसे कहा जाता है क्रिटिकल, क्या कहा जाता है इसे, तो क्रिटिकल गैप फंड, क्रिटिकल गैप फंड कहा जाता है। तो इस गैप का गठन किया जाता है और जो भी आवश्यक पैसा है उसकी पूर्ति इस फंड से की जाती है जी, आवश्यक पूरक वित्त पोषण फंड से की जाती है। क्लियर है ना, इसी फंड से पूर्ति की जाती है। अब इस फंड का पैसा, इस फंड में पैसा कौन देता है, तो इस फंड में पैसा 60% केंद्र सरकार देता है और 40% राज्य सरकार देता है। अब इसको उदाहरण से समझते हैं पहले कैसे इसका गठन किया जाता है। देखिए, मान लो ग्रामीण क्षेत्र में दोस्तों रुर्बन मिशन के तहत कोई भी एक सड़क का निर्माण कराना है ग्रामीण क्षेत्र में,
क्योंकि हमको पता है कि गांव में शहर की आवश्यक सुविधाओं को विकसित करना ही रुर्बन गांव कहलाता है। तो एक सड़क बनाना है, ये क्या है, सड़क, ग्रामीण क्षेत्र में इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास करना है ग्रामीण क्षेत्र में। अब ये सड़क बनाने के लिए जो आवश्यक पूंजी है ना, ये 100 करोड़ की है। 100 करोड़ में सड़क बनना है। लेकिन अब ये 100 करोड़ पैसा कहां से आएंगे, तो विभिन्न योजनाओं से आएंगे, केंद्र सरकार की योजनाओं से या राज्य सरकार की योजनाओं से। मान लो केंद्र सरकार की योजना है ये क्या, प्रधानमंत्री सड़क योजना, प्रधानमंत्री सड़क योजना। प्रधानमंत्री सड़क योजना से मान लो दोस्तों 70 करोड़ आया, 70 करोड़ आया, तो इसमें 70 करोड़ खर्च होंगे, लेकिन फिर भी इसका जो प्रोजेक्ट है 100 करोड़ का है, तो 30 करोड़ कहां से लाया जाएगा पैसा। 70 करोड़ की पूर्ति तो प्रधानमंत्री सड़क योजना से हो गया, 70 करोड़ की पूर्ति प्रधानमंत्री सड़क योजना से हो गया, बच गया 30 करोड़। अब ये 30 करोड़ कहां से लाया जाएगा, तो दोस्तों यहां कितना बचा, 30 करोड़ बच रहा है। अब ये 30 करोड़ की पूर्ति कहां से किया जाएगा, तो इसी के लिए एक फंड का गठन किया जाता है, क्या, आवश्यक पूरक वित्त पोषण, जिसे गैप कहा जाता है। क्या कहा जाता है जी, गैप कहा जाता है। अब ये 30 करोड़ की पूर्ति के लिए आवश्यक पूरक वित्त पोषण का गठन किया गया है, जिसे क्या कहा जाता है दोस्तों, क्रिटिकल गैप फंड, क्रिटिकल गैप फंड कहा जाता है। अब ये क्रिटिकल गैप फंड जिसे गैप कहा जाता है, इसमें पैसा कहां से आएगा, ये फंड कौन जारी करता है, ये फंड भारत सरकार द्वारा जारी किया जाता है। लेकिन इसमें पैसे दोस्तों, इसमें पैसे 60% केंद्र सरकार देता है। मान लो 30 करोड़ है, तो 30 करोड़ में से 60 मतलब 18 करोड़ केंद्र सरकार देगा। 18 करोड़ कौन देगा जी, केंद्र सरकार, ठीक। और 40% कौन देता है, राज्य सरकार देता है, राज्य सरकार, ठीक। 30 करोड़ एक्स्ट्रा पैसा चाहिए हमको, तो 30 करोड़ के लिए, 30 करोड़ को पूरा करने के लिए आवश्यक पूरक वित्त पोषण का गठन किया जाता है, जिसमें से 60% पैसा केंद्र सरकार देता है और 40% पैसा राज्य सरकार देता है। तो मैं ये 30 करोड़ का मैं कितना निकालूंगा दोस्तों, 30 करोड़, इस 30 करोड़ का मैं 60% निकालूंगा। 60% कितना आएगा, 18 करोड़ आएगा। तो 18 करोड़ रुपए कौन देगा, तो केंद्र सरकार देगा, ठीक। अब इसमें 30 करोड़ का मैं 40% निकालूंगा, 40%, तो 40% निकालूंगा तो कितना निकल कर आएगा, 12 करोड़। ये 12 करोड़ रुपए कौन देगा, ये 12 करोड़ राज्य सरकार देगा, ठीक, राज्य सरकार देता है। समझ में आ रहा है ना, ठीक कि नहीं आ रहा है, आ रहा है। तो ये रहा आपका कंसेप्ट। तो दोस्तों आवश्यक पूरक वित्त पोषण के कंसेप्ट आपको समझ में आना चाहिए। एक बात हमेशा याद रखना, श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूरबन मिशन के तहत एक फंड का गठन किया जाता है। उस फंड का नाम क्या है, तो आंसर होगा आवश्यक पूरक वित्त पोषण। किस सिचुएशन में आवश्यक पूरक वित्त पोषण का गठन किया जाता है, वह परिस्थिति क्या है, तो वह परिस्थिति दोस्तों, यदि पैसा की आवश्यकता हो, विभिन्न योजनाओं से यदि पैसा की पूर्ति नहीं हो पा रहा है, वित्त पोषण नहीं हो पा रहा है, आवश्यक पैसा की पूर्ति के लिए आवश्यक पूरक वित्त पोषण का गठन किया जाता है, जिसे गैप कहा जाता है, क्रिटिकल गैप फंड, सीजीएफ कहा जाता है, जिसे क्या कहा जाता है, सीजीएफ कहा जाता है। सी से क्रिटिकल, जी से गैप, एफ से फंड, सीजीएफ, राइट, सीजीएफ कहा जाता है इसे। अब कुछ बातों को और समझिए, यहां तक क्लियर हो गया होगा आप लोगों का। अब कुछ चीजें को समझना और है दोस्तों। मान लो
हमको ये सड़क बनाना है दोस्तों, ये सड़क बनाना है, डेवलप करना है सड़क का, तो इसके लिए ना पूंजीगत व्यय की सीमा होती है, कितना हम कैपिटल एक्सपेंडिचर कर सकते हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर, पूंजीगत व्यय की सीमा निर्धारित की गई है। तो लिखिए पूंजीगत व्यय की सीमा, पूंजीगत व्यय की सीमा, पूंजीगत व्यय की सीमा को दोस्तों दो क्षेत्र में बांटा जाता है। पूंजीगत जो व्यय है जिसे कैपिटल एक्सपेंडिचर कहा जाता है, इसको दो भागों में डिवाइड किया जाता है। क्या? एक मैदानी तटीय क्षेत्र की मैं बात करूं, एक दोस्तों मैं मैदानी क्षेत्र की बात करता हूं या तटीय क्षेत्र की बात करता हूं, तटीय क्षेत्र की बात करूंगा। हमारे भारत में दो ही तो क्षेत्र हैं, एक पहाड़ी क्षेत्र, दुर्गम क्षेत्र, मरुभूमि क्षेत्र, और दूसरा मैदानी क्षेत्र, तटीय क्षेत्र। दो ही क्षेत्र हैं भारत में जियोग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक, एक होता है क्या आपका जनजातीय क्षेत्र, जनजातीय क्षेत्र, जनजातीय क्षेत्र, जनजातीय क्षेत्र को ही दोस्तों पहाड़ी क्षेत्र भी कहा जा सकता है, मरुभूमि क्षेत्र भी कहा जा सकता है। ठीक ठीक, तो मैदानी क्षेत्र में कितने पैसे रखे जाएंगे? तो लिखिए जितना पूंजीगत व्यय है, पूंजीगत व्यय है, जितना पूंजीगत व्यय है, इस व्यय का मतलब गुणा 30%, 30% या 30 करोड़, 30 करोड़ जो भी कम हो, जो भी कम हो रखे जाएंगे, रखे जाएंगे, जो भी कम हो रखे जाएंगे। जैसे 100 करोड़ में सड़क बनाना है, 70 करोड़ की पूर्ति तो प्रधानमंत्री सड़क योजना से हो गया, बचा 30 करोड़। 30 करोड़ की पूर्ति आवश्यक पूरक वित्त पोषण से किया जाएगा। अब ये 30 करोड़ को दोस्तों मैदानी क्षेत्र का प्रोजेक्ट है कि जनजातीय क्षेत्र का प्रोजेक्ट है? मान लो मैदानी क्षेत्र का प्रोजेक्ट है तो 30 करोड़, तो मैं इस 30 करोड़ क्या है पूंजीगत व्यय हो गया, ये 30 करोड़ क्या हो गया पूंजीगत व्यय हो गया। अब ये 30 करोड़ के या तो मैं 30% निकालूंगा या 30 करोड़ ही दे दूंगा, 30 करोड़, 30 करोड़, ये दोनों में से जो भी कम हो उस राशि को रखा जाता है मैदानी क्षेत्र के प्रोजेक्ट के लिए, जो भी कम हो 30 करोड़ का। तो 30 करोड़ अब 30 करोड़ के बराबर है, तो यहां पर दोस्तों मैं 30 करोड़ रख दूंगा, 30 करोड़ ही रख दूंगा इस प्रोजेक्ट के लिए, 30 करोड़ ही इस प्रोजेक्ट के लिए रख दूंगा। ठीक, तो 30 करोड़ का 30% भी निकाल सकता हूं, तो इससे कम आएगा तो 30% हिस्सा मैदानी क्षेत्र के प्रोजेक्ट के लिए मैं रख दूंगा। ठीक, उसी प्रकार दोस्तों मैं जनजातीय क्षेत्र या पहाड़ी क्षेत्र या इसी को मरुभूमि क्षेत्र कहा जाता है, इसमें लिखिए पूंजीगत व्यय का, पूंजीगत व्यय का, पूंजीगत व्यय का 30% या 15 करोड़ जो भी कम हो, 30% या 15 करोड़ जो भी कम हो, जो भी कम हो रखे जाएंगे। या तो पूंजीगत व्यय में सीधा 30% निकालूंगा या 30% निकालूंगा, तो यदि वो 15 करोड़ से ज्यादा आ गया तो सिर्फ 15 करोड़ दूंगा। ठीक, मतलब अधिकतम सीमा जनजातीय क्षेत्र में 15 करोड़ का, ये याद रखना। अधिकतम सीमा कितना है जी पूंजीगत व्यय का 15 करोड़, और मैदानी क्षेत्र में अधिकतम सीमा कितना है तो 30 करोड़ है। ठीक, तो यहां तक दोस्तों आपका कंसेप्ट बिल्ड हो गया होगा, आशा करता हूं ये समझ में आ गया होगा। राइट, चलिए फिर लौटते हैं पीडीएफ की तरफ, हमारा प्रशासकीय प्रतिवेदन की तरफ। चलिए क्या कहता है मेरे प्यारे बच्चों, देखते हैं।
वही बात यहां लिखा हुआ है, देखिए हम पढ़ चुके हैं कि 60-40 के अनुपात में किया जाएगा भारत सरकार एवं राज्य शासन द्वारा। मैदानी एवं तटीय क्षेत्र के लिए पूंजीगत व्यय का 30% या 30 करोड़ तथा मरुभूमि पर्वतीय या जनजातीय क्षेत्र के लिए पूंजीगत व्यय का 30% या 15 करोड़ जो भी कम हो रखी जाएगी उसके लिए, उसके विकास के लिए। ठीक ना, ये बात तो समझ में आ गया। अब हम आते हैं नीचे क्या कहता है, देखिए परियोजना कार्यान्वयन के लिए राज्य स्तर जिला स्तर पर एक क्लस्टर बनाया जाता है, एक संस्थागत इकाई बनाए जाते हैं जी। ठीक, क्लस्टर स्तर पर कार्य हेतु संस्थागत व्यवस्था का प्रावधान है। ठीक, तो जिला स्तर पे राज्य स्तर पे दोस्तों एक क्लस्टर बनाया जाता है, संस्थागत इकाई बनाया जाता है ताकि इस कार्य योजना का सही से इंप्लीमेंट हो सके, इसे सही से क्रियान्वित किया जा सके। इसके लिए जिला स्तर पर इकाई का गठन किया जाएगा, राज्य स्तर पर इकाई का गठन किया जाएगा, संस्थागत इकाई, ताकि सही से इंप्लीमेंट हो सके। ठीक, तथा इसके लिए सीजीएफ फंड की, सीजीएफ वही क्रिटिकल गैप फंड, आवश्यक पूरक वित्त पोषण, तो सीजीएफ फंड की राशि का 2% के बराबर प्रशासनिक बजट का प्रावधान रखा भारत सरकार द्वारा रखा गया है। मतलब क्या, 2% ना। अब देखिए इसको समझिए आप, देखिए हमने 30 सीजीएफ फंड का गठन किया है, सीजीएफ फंड का गठन किया है। सीजीएफ फंड में कितने हैं, तो 30 करोड़ आया, निकल के आया, उदाहरण को समझ चुके हैं, 30 करोड़ आया मान लो। ये 30 करोड़ दोस्तों आपका 60% किसका है, तो केंद्र सरकार का है, और ये 40% किसका है दोस्तों, ये राज्य सरकार का है, पैसा है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर सीजीएफ क्रिटिकल गैप फंड में पैसा दिए हैं। अब इस सीजीएफ का 2%, इस सीजीएफ का दोस्तों 2% प्रशासनिक बजट के लिए रखे जाएंगे, प्रशासनिक बजट के लिए रखे जाएंगे, प्रशासनिक खर्च के लिए रखे जाएंगे। कैसे कि भाई इस योजना के क्रियान्वयन के लिए राज्य स्तर पर इकाई का गठन किया जाता है, जिला स्तर पर इकाई का गठन किया जाता है, संस्थागत इकाई जो इस इंप्लीमेंट को क्रियान्वित करता है। तो इसमें कुछ कर्मचारी होते हैं, तो उन कर्मचारियों के वेतन देना है, ऑफिस का कार्य है, तो उनके पैसा कहां से आएंगे, तो इस सीजीएफ का 2% इस प्रशासनिक कार्य के लिए, प्रशासनिक खर्च के लिए रखा जाता है। ठीक, समझ में आ गया होगा। ठीक है जी, वही बात यहां लिखा हुआ है, देखिए वही लिखा हुआ है। तो इसके लिए सीजीएफ फंड की राशि का 2% के बराबर प्रशासनिक बजट का प्रावधान भारत सरकार द्वारा रखा गया है। ठीक है, तो प्रशासनिक बजट का प्रावधान कितना परसेंट है, तो सीजीएफ का 2% है, याद रखना है जी, सीजीएफ का 2%। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। ठीक, भारत सरकार द्वारा परियोजना के प्रारंभ में समेकित क्लस्टर कार्य योजना तैयार करने हेतु प्रत्येक क्लस्टर के लिए 35 लाख की राशि जारी की जाती है जी। ठीक है, अब जैसे ही 3 वर्ष के लिए एक समेकित क्लस्टर कार्य योजना तैयार होता है, तो शुरुआत में उसे भारत सरकार के द्वारा 35 लाख दे दिया जाता है। शुरुआत में ही कितना लाख दे दिया जाता है, तो याद रखना है 35 लाख। ये 35 लाख कौन देता है, तो भारत सरकार देता है, न कि राज्य सरकार। ठीक, तो 35 लाख की राशि जारी की जाती है, जिसे परियोजना के अंत में प्रशासनिक बजट जो पहला प्रशासनिक बजट पढ़े हैं, इस प्रशासनिक बजट में समायोजित करने का प्रावधान है। तो दोस्तों इसको क्रियान्वित करने के लिए जो 35 लाख जारी किया जाता है, वो बाद में इस प्रशासनिक बजट में ही समाहित हो जाता है। तो प्रशासनिक बजट में ही क्या हो जाता है, इंक्लूड हो जाता है, उसी में उसका कैलकुलेशन होता है फिर। ठीक,
ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार स्तर पर अनुसंधान के लिए, अनुसंधान विकास मतलब रिसर्च के लिए, राज्य की तकनीकी सहायता के लिए, राज्य में कोई टेक्निकल सपोर्ट के लिए, वित्त पोषण, क्षमता विकास, पुरस्कार एवं अन्य मिशन संबंधी कार्यकलापों के प्रावधान इत्यादि के लिए नॉनमेश निधि, जिसे इनोवेशन फंड कहा जाता है, तो इनोवेशन फंड के रूप में सीजीएफ के 5% के बराबर अतिरिक्त बजट का प्रावधान भी रखा गया है, के बराबर अतिरिक्त बजट का भी प्रावधान रखा गया है। तो इसके तहत एक इनोवेशन फंड का भी गठन किया जाता है। इनोवेशन फंड, जिसे हिंदी में नवोन्मेष फंड कहा जाता है, नवोन्मेष निधि, नवोन्मेष निधि, नवोन्मेष निधि फंड। अबे क्या होता है दोस्तों, इस फंड का पैसा का प्रयोग किस लिए किया जाता है, तो तकनीकी विकास के लिए, अनुसंधान के लिए, रिसर्च करने के लिए, नए नए क्रियाकलाप एक्टिविटीज करने के लिए इस पैसे का खर्च किया जाता है। राज्य की तकनीकी सहायता के लिए, वित्त पोषण के लिए, क्षमता विकास के लिए इस पैसे का प्रयोग किया जाता है। इसमें पैसा कहां से आता है, इनोवेशन फंड में पैसा कहां से आता है, तो सीजीएफ का 5% जो पैसा, इसमें से 5% निकालकर इस इनोवेशन फंड में डाल दिया जाता है। तो सीजीएफ का 5% इनोवेशन फंड में डाल दिया जाता है जी। सीजीएफ का 2% प्रशासनिक बजट के लिए होता है, सीजीएफ का 5% इनोवेशन फंड के लिए होता है। यह भी याद रखना है आपको, ठीक। यहां तक समझ में आ गया होगा, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों। आज ये पूरा कंप्लीट करके रहूंगा, ऐसे समझाऊंगा कभी समय कहीं और आप समझने लायक नहीं बचोगे। दोस्तों किसी भी इंस्टीट्यूशन का कोर्स लिए होंगे या किसी भी यूट्यूब चैनल से आप पढ़ रहे होंगे, तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी मिशन का जो क्रिटिकल गैप फंड है, इसका कंसेप्ट कोई अच्छे से नहीं समझाया होगा। जितना बेहतरीन तरीके से मैं एक्सप्लेन किया हूं, वो क्या बोलते हैं, फ्लो चार्ट के माध्यम से, राइट। देखिए क्लस्टर परियोजना का कार्यान्वयन 3 वर्षों में नियत समय सीमा में किया जाएगा। 3 वर्षों में नियत समय सीमा में किया जाएगा। अब क्लस्टर जो परियोजना का तैयार हुआ है, समेकित क्लस्टर कार्य योजना, इसका कार्यान्वयन इम्प्लीमेंटेशन 3 वर्षों में नियत समय सीमा के तहत किया जाता है। नियत समय सीमा में किया जाएगा, 3 वर्षों में किया जाएगा कार्यान्वयन। एवं इसके बाद, अब 3 वर्ष के बाद उस प्रोजेक्ट के रख रखाव के लिए भी समय चाहिए। तो इसके बाद प्रचालन एवं रख रखाव की अवधि 10 वर्ष की होगी। अब भाई मान लो कोई सड़क बनाया, तो कार्यान्वयन के लिए कितना वर्ष है, 3 वर्ष में उसको कंप्लीट करना है, उसके लिए योजना तैयार करना है, उसको कंप्लीट करना है। अब 3 वर्ष के बाद उस सड़क का मरम्मत करने की भी जरूरत पड़ेगी, रख रखाव की भी जरूरत होती है उस सड़क का। तो इसके लिए दोस्तों अवधि क्या है, रख रखाव की अवधि 10 वर्ष की होगी। मतलब उस सड़क की वारंटी है, गारंटी नहीं है, वारंटी है। 10 वर्ष की वारंटी दी जाती है इसके तहत। तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी के तहत जो भी प्रोजेक्ट किए जाते हैं, प्रोजेक्ट कंप्लीट किए जाते हैं, उसमें 10 वर्ष की वारंटी होती है, याद रखना है। 10 वर्ष तक उसका रख रखाव किया जाता है, ठीक। परियोजना के प्रचालन रख रखाव की व्यय, अब उसके देख रेख, रख रखाव, मरम्मत में जो भी खर्च होगा, जो भी व्यय होगा, यहाँ व्यय लिखा हुआ है खर्च, इस व्यय की वसूली, वो पैसे कहां से वसूले जाएंगे, तो व्यय की वसूली राज्य की प्रयोक्ता प्रभाव नीति के अनुसार, प्रयोक्ता प्रभाव नीति के अनुसार प्रयोक्ता प्रभाव के रूप में की जाएगी। तो प्रयोक्ता प्रभाव नीति क्या है, जैसे आप सड़क का प्रयोग कर रहे हैं, तो आपसे प्रयोक्ता प्रभाव नीति के तहत पैसे वसूले जाते हैं। जैसे टोल टैक्स हो गया, तो आपसे पैसे वसूले जाएंगे, मतलब आपसे कर लिए जाएंगे, उपकर लिए जाएंगे, अधिभार लिए जाएंगे आपसे, आम नागरिक से। उसी को कहा जाता है प्रयोक्ता प्रभाव नीति के तहत आपसे पैसा लेकर प्रयोक्ता प्रभाव के रूप में की जाएगी। उसमें रह जाने वाली कमी की पूर्ति, अब जो भी कमी रह गया, अब उस कमी की पूर्ति, मतलब आपसे राशि लिया, उस राशि में भी कमी आ गई, तो दोस्तों उस पूर्ति के लिए राज्य बजट से की जाएगी। अब राज्य उसके लिए बजट जारी करेगा, उसके लिए जो भी पूर्ति कमी होगी पैसा, तो उसके लिए अब राज्य क्या करेगा, एक बजट तैयार करेगा, इसके लिए बजट देगा, ठीक है ना। तो कितनी अच्छी बात है ये।
अब देखिए कुछ चीजों को समझते हैं। राज्य शासन द्वारा प्रथम चरण में, बस इसको याद रखना है, प्रथम चरण में 4 क्लस्टर, राज्य शासन द्वारा प्रथम चरण में 4 क्लस्टर, द्वितीय चरण में 6 क्लस्टर और तृतीय चरण में 8 क्लस्टर का चयन किया जा चुका है। प्रथम चरण में 4 क्लस्टर का चयन किया जा चुका है, द्वितीय चरण में 6 क्लस्टर और तृतीय क्लस्टर में दोस्तों 8 क्लस्टर का चयन किया जा चुका है, जिसका विवरण इस प्रकार है। इसका विवरण को बस पढ़ना है, डेटा याद, ये सब डेटा याद नहीं करना है। देखिए प्रथम क्लस्टर में क्या है आपका, प्रथम ये सब क्या है, प्रथम चरण है। इसमें क्लस्टर के प्रकार हैं, गैर जनजातीय क्लस्टर, गैर जनजातीय क्लस्टर, जनजातीय। गैर जनजातीय कबीरधाम में, उपखंड क्या है पंडरिया में, क्लस्टर क्या है, क्लस्टर का नाम है कुंडा। इसमें कितने ग्राम पंचायत शामिल है, इस कुंडा में तो 18 ग्राम पंचायत शामिल है। इसको याद नहीं करना है, बस एग्जाम्पल बता रहा हूँ कैसे क्लस्टर का गठन किया जाता है। मान लो दोस्तों प्रथम चरण में गैर जनजातीय क्लस्टर का गठन किया गया, तो गैर जनजातीय क्लस्टर किस जिले की बात हो रही है, तो कबीरधाम की बात हो रही है। कबीरधाम के उपखंड ब्लॉक, तो कौन सा ब्लॉक में, पंडरिया ब्लॉक में। इस कुंडा का इस नाम क्या था, जो मुख्य गांव है दोस्तों, उस मुख्य गांव के नाम पे इस क्लस्टर का नाम रख दिया जाता था, तो कुंडा। अब इस कुंडा के अंतर्गत कितने ग्राम पंचायत आएंगे, तो 18 ग्राम पंचायत। तो 18 ग्राम पंचायत समूहों को मिलाकर एक क्लस्टर बनाया गया, जिसे कुंडा क्लस्टर कहा गया है। ये कुंडा क्लस्टर कहाँ है, तो कबीरधाम के पंडरिया ब्लॉक में है। ठीक, अब इस क्लस्टर में कितनी जनसंख्या है, तो 32,627 जनसंख्या है, याद नहीं करना है। तो प्रथम चरण के क्लस्टर ये हैं, द्वितीय चरण के क्लस्टर ये हैं और तृतीय क्लस्टर के ये हैं। तो कुल दोस्तों 18 क्लस्टर बनाए जा चुके हैं, कुल 18 क्लस्टर बनाए जा चुके हैं। ठीक, तो बस इतना ही याद रखना है, ये डेटा इंपॉर्टेंट है। नीचे वाला देखिए, प्रथम द्वितीय तृतीय चरण के समस्त 18 क्लस्टरों का 18 क्लस्टरों का समेकित क्लस्टर कार्य योजना के निर्माण पश्चात विस्तृत कार्य योजना डीपीआर राज्य स्तरीय सशक्त समिति द्वारा अनुमोदित किया जा चुका है। तो दोस्तों विस्तृत कार्य योजना कौन, मतलब समेकित क्लस्टर कार्य योजना के निर्माण के पश्चात विस्तृत कार्य योजना किसके द्वारा अनुमोदित किया जाता है, तो विस्तृत कार्य योजना राज्य स्तरीय सशक्त समिति द्वारा अनुमोदित किया जाता है, याद रखना है। सशक्त समिति राज्य सरकार का, राज्य का सशक्त समिति के द्वारा अनुमोदित किया जाता है जी। ठीक, अब ये क्लस्टर का नाम है, प्रथम से 18 क्लस्टर है। सीजीएफ से कुल राशि कितना रखे गए, तो इतना सभी राशि करोड़ में है। तो कुंडा में सीजीएफ से कुल राशि कितना है, 30 करोड़। लोहरसी में 30 करोड़, 15 करोड़, 15 करोड़। देखिए गैर जनजाति में 30 करोड़ है, जनजाति में 15 करोड़। जहाँ 30 करोड़ दिखाई दे वो गैर जनजाति क्षेत्र में आएंगे, और जनजाति क्षेत्र में दोस्तों 15 करोड़ हम जो कि हम पढ़ चुके हैं, ये सीजीएफ से रखे जाते हैं। अभिसरण से कुल लागत इतना है, कार्य योजना की कुल राशि इतना है, तो इतना याद आपको तैयार नहीं करना है, ये सब याद नहीं करना है जी। बस अब सीजीएफ से कुल राशि कितना है, तो इतना 375 करोड़ का इतना प्रोजेक्ट था, इतना कंप्लीट हुआ, ये भी इंपॉर्टेंट है, बस इतना याद रखना है। 375 करोड़, 18 क्लस्टर बनाए जा चुके हैं। अब यहां देखिए उपरोक्त प्रथम द्वितीय एवं तृतीय चरणों के क्लस्टर में परियोजना क्रियान्वयन हेतु कुल 326.55 करोड़ प्राप्त किया जाकर योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है, प्राप्त कर योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है, बस ये याद रखना है। अभी तक कुल सीजीएफ मद से, मतलब सीजीएफ फंड से 306.18 करोड़ व्यय किया जा चुका है। ठीक, अब तक उतना व्यय किया जा चुका है, ये याद रखना है। योजना के अंतर्गत कुल 7,184 कार्यों के विरुद्ध 6,760 मतलब 90% कार्य, 94.09% कार्य पूर्ण हो चुके हैं। तो इस योजना के अंतर्गत लक्ष्य क्या था, तो 7,184 कार्य के लक्ष्य थे, मतलब 7,184 कार्य किए जाएंगे, लेकिन कार्य कितना हुआ, तो कार्य दोस्तों 6,760 हुआ, 6,760 कार्य ही पूरा हुआ, जो कि पूरे कार्य का 94.09% है। ठीक,
पूर्ण हो चुके हैं, जिसमें से आवश्यक पूरक वित्त पोषण सीजेप के अंतर्गत कुल 4,494 कार्यों के विरुद्ध 4,228 अर्थात 94.08% कार्य पूर्ण तथा अभिसरण अंतर्गत 2,690 कार्यों के विरुद्ध 2,532 मतलब 94.12% कार्य पूर्ण हो चुके हैं तथा शेष कार्य क्लस्टर स्तर पर प्रगतिरत है। तो कुछ पैसे दोस्तों अभिसरण के माध्यम से मतलब अभिसरण के माध्यम से मतलब एक साथ विभिन्न योजनाओं का एक साथ क्रियान्वयन होना ही अभिसरण है, ठीक ना। देखिए भारत सरकार ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा, भारत सरकार की एक ग्रामीण विकास मंत्रालय है, उस मंत्रालय के द्वारा दिनांक 11/9/2018 मतलब 11 सितंबर 2018 11 सितंबर 2018 को विज्ञान भवन, क्या भवन जी, विज्ञान भवन याद रखने पहला, नई दिल्ली में आयोजित, नई दिल्ली में मतलब कहाँ आयोजित हुआ था, तो नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित हुआ था राष्ट्रीय पुरस्कार वितरण समारोह। राष्ट्रीय पुरस्कार वितरण समारोह कब हुआ था, तो 11 सितंबर 2018 को हुआ था नई दिल्ली के विज्ञान भवन में राष्ट्रीय पुरस्कार वितरण समारोह में। इस समारोह में श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुर्बन मिशन के अंतर्गत छत्तीसगढ़ राज्य को उत्कृष्ट निष्पादन सम्मान जिसे बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट वर्ग में, मतलब हमारे छत्तीसगढ़ राज्य को बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट के स्टेटस प्राप्त है, बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट वर्ग में प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है जी। तो 11 सितंबर 2018 को हमारे छत्तीसगढ़ में दोस्तों श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुर्बन मिशन के तहत बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट के कैटेगरी में प्रथम सम्मान से सम्मानित किया गया है हमारे छत्तीसगढ़ राज्य को। ठीक, मिशन हेतु तैयार किए जाने रुर्बन शॉट MIS मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम पोर्टल के माध्यम से PFMS पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट सिस्टम द्वारा भुगतान करने वाले छत्तीसगढ़ राज्य देश में प्रथम है। तो मिशन हेतु तैयार किए गए रुर्बन शॉट MIS पोर्टल के माध्यम से PFMS द्वारा भुगतान करने वाले छत्तीसगढ़ राज्य देश में प्रथम स्थान है। ये इंपॉर्टेंट लाइन है जी। देश में मतलब हमारे छत्तीसगढ़ में इस मिशन के क्रियान्वयन के लिए भुगतान कहां से किया जाता है, पेमेंट किसके माध्यम से किया जाता है, तो PFMS के माध्यम से किया जाता है। और PFMS से भुगतान करने वाला हमारा छत्तीसगढ़ राज्य देश में प्रथम स्थान पर है जी। ठीक, प्राप्त पुरस्कारों का विवरण है जो कि इंपॉर्टेंट है, देख लेते हैं। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, देखिए वित्तीय वर्ष हेतु प्राप्त पुरस्कार, एक तो प्राप्ति दिनांक है, पुरस्कार का विवरण है, ठीक ना। तो 2016-17 में ना, 2016-17 में अभी यह मिशन की शुरुआत कब हुआ था, तो 21 फरवरी 2016 में हुआ था। तो वित्तीय वर्ष 2016-17 होगा ना। तो 2016-17 में 8 दिसंबर 2017 को 8 दिसंबर 2017 को पूर्वी राज्यों में मिशन के क्रियान्वयन के लिए, पूर्वी राज्यों में मिशन के क्रियान्वयन हेतु बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट का अवार्ड मिल चुका है छत्तीसगढ़ को। बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट का अवार्ड हमारे छत्तीसगढ़ को मिल चुका है पूर्वी राज्यों के क्रियान्वयन के कैटेगरी में। दूसरा, वित्तीय वर्ष हेतु प्राप्त पुरस्कार, तो वित्तीय वर्ष क्या है, 2017-18 है, मतलब 11 सितंबर 2018 देश में मिशन के क्रियान्वयन हेतु बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट, तो देश में मिशन के क्रियान्वयन हेतु बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट मिल चुका है, का अवार्ड मिल चुका है। तीसरा, 2018-19 में मतलब 19 दिसंबर 2019
देश में मिशन के क्रियान्वयन हेतु बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट पहल एफटीओ जारी करने वाला, देखिए पहला एफटीओ जारी करने वाला क्लस्टर की श्रेणी में भी प्रथम पुरस्कार। तो पहला एफटीओ जारी करने वाला क्लस्टर की श्रेणी में पहला पुरस्कार हमारे छत्तीसगढ़ राज्य को मिल चुका है। 3 पुरस्कार को भी याद रखना है, जो कि अपने आप में दोस्तों इंपॉर्टेंट है जी, इसको भूलना नहीं है। ठीक, चलिए अब यही दोस्तों समाप्त होता है। कल हम सांसद आदर्श ग्राम योजना कहते किसे हैं, इन सभी बातों पर दोस्तों हम कल चर्चा करेंगे विस्तार से। अभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।